हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक शर्मा एंड आज के इस वीडियो में हम चार इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले आर्टिकल में हम एमपीलैड फंड के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरे आर्टिकल में हम प्रेसिडेंट रूल खत्म हो चुका है मणिपुर में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरे में हम कार्बन कैप्चर के बारे में डिस्कस करेंगे एंड चौथे आर्टिकल में डिनोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये समझना है एमपीलैड स्कीम है क्या। 1993 में एक स्कीम इंट्रोड्यूस की जाती है जहां पर एमपी अपने लोकल एरियाज में ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स को बिल्ड कर सके, तो वहां पे वो प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई और इंप्लीमेंट करवा सकते हैं अपनी लोकल जरूरतों के हिसाब से। अब इसमें प्रॉब्लम ये हुई है कि अभी कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि ये फंड का पुअर यूटिलाइजेशन और पॉलिटिकल बायसनेस देखने को मिल रही है इस फंड के यूटिलाइजेशन में। तो यहां पर हुआ क्या कि कुछ एमपीज ने अपने फंड को इंटर स्टेट यूज किया है। एक्चुअल में इसमें इंटर स्टेट के बारे में कुछ नहीं कहा गया था, मतलब ऐसा नहीं कहा गया था कि आप ये फंड अपनी स्टेट के बाहर यूज कर सकते हैं। इवन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर भी बहुत रेयर ओकेजन पे आप इसे यूज कर सकते हैं। तो इसमें यह रहता है कि भाई देखो, आप अपने लोकल एरिया में जैसे रोड या वाटर सप्लाई को, एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए यूज कर सकते हैं, बट ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रेनिंग की कमी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। तो कहते हैं कि इशू क्या है। जैसे मैंने कहा कि इंटर कॉन्स्टिट्यूएंसी एलोकेशन की फंड आउटसाइड होम स्टेट यहां पे यूज किया गया पॉलिटिकल गेन के चक्कर में, ना कि लोकल जरूरतों के हिसाब से। मोर ओवर 50% से ज्यादा प्रोजेक्ट आपके इनकम्प्लीट है और 25% जो फंड है वो अनस्पेंड रहा है आपका। अब यहां पे पॉलिटिकल मोटिवेशन या डेवलपमेंटल नेसेसिटी दोनों के बीच में बैलेंस नहीं कर पाए हैं ये एमपीज, जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब कहते हैं वैसे तो इसका बेनिफिट बहुत है, लोकल नीड्स को आप एड्रेस कर सकते हो। जैसे पंजाब के अंदर पानी की कुछ प्रॉब्लम थी, तो इस स्कीम के थ्रू उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी के लिए गवर्नमेंट ने एक डैशबोर्ड लॉन्च किया जिससे आप प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं। हिस्टोरिकली ये फंड काफी अच्छा यूटिलाइज किया गया है, बट कहीं ना कहीं इसकी एफिशिएंसी को लेके कई बार कुछ सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि 5 साल के अंत में ही इसका फंड ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता था। तो कहते हैं कि भाई आप यहाँ पे वर्कशॉप लाइए, कंसल्ट कीजिए, कैसे एमपीज को गाइड किया जा सकता है कि इफेक्टिवली इस फंड को यूज किया जाए। 2023 की जो गाइडलाइंस है जिसमें क्रॉस कॉन्स्टिट्यूएंसी स्पेंडिंग को लिमिट किया गया था, आप उसको ठीक से इंप्लीमेंट कीजिए। एंड मोर ओवर यहाँ पे आपको डिजिटल डैशबोर्ड का जो एक्सेस है वहां से कैसे अकाउंटेबिलिटी को और स्क्रूटनी को प्रमोट किया जा सकता है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो मेंस एग्जाम का एक क्वेश्चन हो गया, प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो गया, एक्सरसाइज एंड मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब बात करते हैं आज के सेकेंड आर्टिकल, प्रेसिडेंट रूल। मतलब यहां पे सेंटर डायरेक्टली प्रेसिडेंट के थ्रू गवर्न कर रहा था अभी तक मणिपुर को। अब देखिए, यहां हुआ यह है कि एनडीए गवर्नमेंट ने एक बार फिर से अपने सीएम को यहां पे अपॉइंट किया, जो कि अब 13th सीएम बनेंगे इसके मणिपुर के। तो मणिपुर में एक्चुअल में मेती एंड कुकी दो कम्युनिटी थी, इनके बीच में एक पॉलिटिकल इशू स्टार्ट होता है 2023 में, एंड जिसके बाद से पूरी स्टेट जलना स्टार्ट हो जाती है। तो पॉलिटिकल किलिंग एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग यहाँ पर स्टार्ट होती है, एंड जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पूरी जो स्टेट में आपको ये देखने को मिलता है 60 से 62 हजार लोग डिस्प्लेस होते हैं, एंड इसमें से सिर्फ 9,000 लोग ही वापस अभी अपने घर जा पाए हैं, बिकॉज आज भी ट्रस्ट डेफिसिट रहता है यहाँ पे। मोर ओवर जो आर्म्स की बात करें, वैसे तो काफी सारे हथियार जो लूट के हथियार हैं वो रिकवर कर लिए गए, बट रेडिकली आर्म्ड ग्रुप आज भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हैं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग काफी कॉमन है और कुछ जगह पे कभी कभी वायलेंस भी देखने को मिलती है। अब ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो मेथीज एंड कुकीज हैं, इनकी पॉपुलेशन के बीच में कुछ आप ये कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन को लेके भी प्रॉब्लम थी, बट मणिपुर हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी वो इसमें ट्रिगरिंग पॉइंट था, जहां पे मेथीस को यहां पे जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उसकी कैटेगरी में इंक्लूड कर लिया गया था, जिससे वो हिल्स में भी अपने घरों को और प्रॉपर्टी को खरीद सकते थे, जो कि अभी तक लिमिटेड था सिर्फ कुकी के लिए। बाकी कुकी जो की बात की जाए तो यहां पर पॉलिटिकल रेजिस्टेंस उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है अभी भी, बट यहां पर यह बात अच्छी है कि डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया गया है। मोर ओवर कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लायंस को यहां पर इंश्योर किया गया, क्योंकि 1 साल बाद आपको एक्सटेंड करने के लिए प्रेसिडेंट रूल पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए था, तो वो चीज यहां पे अवॉइड की जा सकी है। एंड अगर बात की जाए तो अभी हमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिला
पैन मणिपुर एक सिग्नल देने की कोशिश की है जहां पे डिप्टी जो मेयर हैं वो कुकीजो कम्युनिटी से आए हैं एंड नागा कम्युनिटी से आए हैं। तो 2 डिप्टी यहाँ पर सीएम यहाँ पर बनाए गए हैं। तो याद रखना कि ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज अभी भी पीस के लिए काफी काम करना बाकी है। तो सिविल सोसाइटी और स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके यहाँ पर हमें जेन्युइन रिस्ट्रक्चरिंग करनी होगी। मोर ओवर सेफ रिहैबिलिटेशन के ऊपर फोकस करना होगा जहां पर डिस्प्लेसमेंट को हम रोक सकें और लोगों को उनके एंसेस्ट्रल लैंड पे वापस भेज सकें। एंड यहाँ पर न्यूट्रल गवर्नेंस को इंश्योर करना होगा ताकि कुकी एंड मेथी ट्राइब्स के बीच में पीस को स्टैब्लिश किया जा सके। तो यहाँ पे आर्टिकल 356 जो कि आपका प्रेसिडेंट रूल से डील करता है, तो इसके बारे में एक क्वेश्चन है। मोर ओवर 2017 का ये गवर्नर के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है एंड लास्ट में एक्सरसाइज और मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब बात करते हैं आज के थर्ड आर्टिकल कार्बन कैप्चर के बारे में। तो देखिए इंडिया ने नेट जीरो को अचीव करना है बाय 2070 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता है कि भाई बहुत सारे हमारे सामने प्रॉब्लम्स हैं। जैसे आयरन एंड सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो ये बहुत बड़ा कार्बन एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करनी है और कार्बन को कट भी करना है। तो दोनों चीजों को अचीव करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट स्टिल गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक पहल की है कि 20,000 करोड़ यहाँ पर कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन स्टोरेज के लिए गवर्नमेंट ने बजट में अलग से निकाल दिए। अब कार्बन कैप्चर क्या होता है? जहां पे जैसे एग्जॉस्ट निकलता है या आप कह सकते हो चिमनी होती है, वहां से सबसे पहले कार्बन को सेग्रीगेट किया जाता है। अब फ्लू गैस सेग्रीगेशन का इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है जहां से पाइप्स के थ्रू इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है उस एरिया में जहां पे इसे बहुत लंबे समय तक या तो स्टोर किया जा सके या इसे यूटिलाइज किया जा सके किसी भी तरह के केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू या बिल्डिंग मटेरियल के अंदर, या आप ये कह सकते हो कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर इसे इस्तेमाल किया जा सके। तो कहा जाता है देखो ये डीकार्बनाइजेशन है, खासकर जो आपके सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री है इसमें बहुत मुश्किल है बिकॉज सिर्फ ये एक प्रॉब्लम फ्यूल की नहीं है, बिकॉज ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी अभी बहुत सारी कमियां हैं। तो इस वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एंड एडिशनली अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इंपोज कर दिया है 1 जनवरी से। तो उसके बाद से इंडिया के सीमेंट, स्टील और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के ऊपर कुछ एडिशनल आप ये कह सकते हो कार्बन परचेज करने की यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जरूरत रहेगी इन्हें। तो जिसकी वजह से हमारी 15 से 22% के आसपास कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी, तो कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो जाएगी। एंड एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी काफी जरूरी है, जिससे क्योंकि आपकी इकोनॉमी जितनी ग्रो करेगी उतनी आपकी एनर्जी नीड इंक्रीज करेगी, लोगों का लाइवलीहुड जो लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा तो उससे भी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगी। तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको फोकस करना चाहिए ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर जो रिन्यूएबल रहे या जो लेस कार्बन एमिटिंग हो। तो कहा जाता है कि भाई देखो अभी इसमें कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है और स्केलिंग की प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि अभी भी हम 50 मिलियन टन तक सिक्वेंस्ट्रेट कर सकते हैं, बट 1 बिलियन टन की जरूरत है वर्ल्ड को बाय 2030। तो अगर देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर का भी गैप है, यहाँ पे पाइपलाइन इंडिया में अभी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। एंड टेक्नोलॉजी की रेडीनेस की बात करें तो कुछ पायलट प्रोजेक्ट चले जैसे टाटा स्टील में या एनटीपीसी में, बट अभी भी कमर्शियल लेवल पे रेडीनेस एक बड़ी बात है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ के साथ साथ एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आईआईटी बॉम्बे में स्टैब्लिश किया, और जिसमें जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च इसमें इसका साथ देगा। एंड R&D रोड मैप के लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस जो है वो इसमें आगे रहेगा। तो कहा जाता है कि वे फॉरवर्ड में आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बूस्ट करो, गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करो, जिससे ये काम काफी इजी हो सकता है। एक पॉलिसी फ्रेमवर्क लेके आओ कि कैसे आप इस चीज को अचीव करना चाहते हो, जिससे प्राइवेट सेक्टर को एक क्लैरिटी रहे। मोर ओवर आप अलग अलग कंट्रीज के साथ यहाँ पे कोलैबोरेट कर सकते हो, लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ, ताकि इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में हमें थोड़ा ईजी रहे। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड PYQ प्रीलिम्स का और मेंस का ये कुछ एक्सरसाइज और मेंस के क्वेश्चन है आपके लिए। आइए अब बात करते हैं सोशल जस्टिस टॉपिक की, जहां पे डिनोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में आपको समझना होगा। देखिए अंग्रेजों के टाइम पे एक एक्ट आता है, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट ऑफ 1871, जिसमें कुछ ट्राइब्स को ये कहा जाता है कि ये एडिक्टेड है क्राइम के प्रति, मतलब एडिक्टेड क्रिमिनल है कि कुछ भी कर लो ये ठीक नहीं होंगे, इन्हें क्राइम करने की आदत है। बट बाद में 1952 में इस एक्ट को रिपील किया जाता है। अब अगर हम देखें तो ये सबसे इनविजिबल मिनॉरिटी के अंदर आती है, जिसमें 1200 के करीब आपकी कम्युनिटी है, बट बाद में SC, ST और OBC की लिस्ट में ये कहीं खो गई।
तो आज की डेट में ये अनअकाउंटेड हो जाती है। तो कहते हैं सबसे बड़ी हर्डल इनके सामने क्या है कि इनको कॉम्पीट करना पड़ता है उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी इनसे काफी आगे हैं, एंड यहाँ पे इनको डीएनटी का जो सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है, इसकी वजह से गवर्नमेंट की कई स्कीम्स का भी इनको बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि भाई इनकी आइडेंटिटी और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्यूरेट हेड काउंट होना जरूरी है, एंड 1931 के बाद से कभी हुआ नहीं है, तो यहाँ पे सेंसस के डाटा के अंदर इन्हें अलग से एक जगह मिलनी चाहिए। मोरओवर कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल के अंदर एससी एसटी के अंडर जो आपके जैसे सिमिलर प्रोविजन होते हैं, ऐसे लीगल मैंडेट इनके लिए भी प्रोवाइड कीजिए। एंड सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो आई थी उसमें भी ये कहा था कि भाई ये तो लाइक काफी पिछड़े हुए हैं, तो इनको और ज्यादा आपको इक्विटी का सपोर्ट देना होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इडाटा कमीशन की, तो इन्होंने भी कहा था कि भाई हमारे पास 1200 के करीब आपके डिनोटिफाइड ट्राइब्स हैं, अब इनके लिए एक परमानेंट कमीशन बना दीजिए और इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दीजिए। मोर ओवर यहाँ पर कोचिंग, हेल्थ और लाइवलीहुड के सिक्योरिटी के लिए यानी फ्री एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए सीड स्कीम स्टार्ट की गई थी, बट इसका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, तो इसको ठीक से इम्प्लीमेंट करने की हमें जरूरत है। तो अभी अगर 2027 के डाटा में, सेंसस के डाटा में अगर इन्हें अलग से जगह मिलती है तो एक्यूरेट डाटा आएगा, जिसके बाद इनको सर्टिफिकेट इशू करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमें यहाँ पर इनको जैसे स्टेट्स को यहाँ पर मैंडेट देनी होगी कि कैसे स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में इनके सर्टिफिकेट्स को क्रिएट किया जा सके, ताकि सीड जैसे इनिशिएटिव का ये हेल्प ले सके। मोर ओवर एक सब क्लासिफिकेशन यहाँ पर इनकी क्रिएट करनी चाहिए ताकि इन्हें टारगेटेड बेनिफिट के थ्रू अपलिफ्ट किया जा सके। तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग आप ये मान के चलिए एक PYQ हो गया, ये आपका प्रीलिम्स बेस्ड एक क्वेश्चन हो गया, एंड ये आपकी एक्सरसाइज। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। धन्यवाद।